नमस्कार दोस्तों। देखो, अब अपना नया चैप्टर शुरू हो रहा है और इसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एवं शिक्षण अधिगम की व्यू रचनाएं एवं विधियां। अब आप कहेंगे सर इसमें कौन कौन से बिंदु आएंगे, कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे जिनको हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो, इसके अंदर सबसे पहले तो अपन NCF 2005 को पढ़ेंगे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। फिर उसके बाद में RT एक्ट 2009 पढ़ेंगे अपन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। फिर उसके बाद में क्रियात्मक अनुसंधान भी इसी के अंदर आएगा, इसी चैप्टर में आएगा क्रियात्मक अनुसंधान भी। आकलन, मूल्यांकन और मापन, उपलब्धि परीक्षण। उसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 सतत और व्यापक मूल्यांकन जिसको हम CCE बोलते हैं, इन सब को अपन इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो इसके अंदर हम सबसे पहले शुरू करेंगे NCF 2005। देखो, इससे सीधा सीधा एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ और फिर हम आगे चलते हैं। जो भी चैप्टर हम पढ़ते हैं तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, इस चैप्टर का जो नाम दिया गया है ना, वो आखिर क्यों दिया गया है, यही नाम क्यों दिया गया है जिसकी वजह से इसके अंदर अपन इतनी सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। सही है ना बात। देखो, प्रत्येक राष्ट्र, प्रत्येक देश की भांति भारतवर्ष में भी एक ऐसा पाठ्यक्रम की परिकल्पना की जाती रही है बहुत समय पहले से, सदियों पुरानी बातें हैं तब से ही, जो कि शिक्षा व्यवस्था के अंदर एक गुणात्मक और क्रांतिकारी परिवर्तन ला सके। वैसे तो देखा जाए तो अपने भारत की शिक्षा व्यवस्था कभी ठीक से चली ही नहीं है। भारत में अलग अलग भाषाएं, सभ्यताएं, संस्कृतियां, धर्म, जातियां, संप्रदाय, ये सब प्राचीन काल से ही हैं। तो ऐसे देश में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की आवश्यकता प्राचीन काल से ही हमें अनुभव होती रही है। और इस संदर्भ में देखा जाए तो जो पहला प्रयास है, प्रथम प्रयास जो किया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति का 1986 के अंदर किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में इसका प्रथम प्रयास किया गया और इसी प्रतिवेदन में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना की आवश्यकता और महत्व को विशेष रूप से इसमें दर्जा दिया गया, प्रदर्शित किया गया। और मैं बता दूं आपको, इसी सुझाव के परिणाम स्वरूप फिर 1988 के अंदर 1988 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की संरचना प्रस्तुत की गई, जिसमें स्कूलों के अंदर पाठ्यक्रम की चर्चा को विशेष रूप से महत्व दिया गया। भाई, आप पहली क्लास में पढ़ा रहे हो, 5वीं पढ़ा रहे हो, 10वीं पढ़ा रहे हो, एक पाठ्यक्रम निश्चित होना चाहिए इन बच्चों के लिए। ये बात यहाँ पर 1988 में आती है। और फिर मैं आपको बता दूँ NCERT, जिसके तथ्य हमें पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCERT की फुल फॉर्म होती है, वो भी पूछी जाती है। तो दोस्तों, NCERT के बहुत ज़्यादा कठिन और अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की संरचना का परिमार्जित और जो गुणात्मक स्वरूप है वो 2000 के अंदर प्रस्तुत किया गया और इसे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना 2000 के नाम से जाना गया। ठीक है। फिर उसके बाद में 2005 आता है। तो इस प्रकार राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना सन 2005 से पूर्व राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना के नाम से जाना जाता था सन 1968 में, और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2000 का स्वरूप फिर बाद में प्रस्तुत किया गया 1968 के बाद में। तो चलो हम क्लास को शुरू करते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं NCF 2005। जैसा जैसा समझाता जाता हूँ, जिन चीज़ों की इंपॉर्टेंस लगाऊंगा वो आपको इम्पोर्टेंटली याद करनी है सब चीज़ें। ठीक है। तो इससे पहले क्लास को शुरू करें, आपको सबसे पहले NCF का पूरा नाम पता होना चाहिए, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो हिंदी में क्या होता है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005, और इंग्लिश में होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ये याद रखना। तो नेशनल का N ले लिया, करिकुलम का C ले लिया और फ्रेमवर्क का F ले लिया। तो NCF और 2005 आपका है। तो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। देखिए 2005 NCF 2005 या राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 को पूर्ण करने का काम NCERT के निदेशक प्रोफेसर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में किया गया। ठीक है। तो
इसके अंदर जो रोल है ना, अहम रोल, वो एनसीईआरटी का है। और एनसीईआरटी ही तो अपने पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर सबसे बड़ा शैक्षिक संगठन माना जाता है। तो इसी की देख रेख के अंदर ये एनसीईएफ को लागू किया गया है कि इसके अंदर क्या बदलाव कर सकते हैं दूसरे देशों के कंपैरिजन में, और भारत के अंदर कैसे इसको अपन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये काम एनसीईआरटी को दिया गया। और इसके अंदर भी कोई व्यक्ति का नाम पूछे तो एनसीईआरटी के निदेशक प्रोफेसर कृष्ण कुमार के नेतृत्व के अंदर एनसीईएफ 2005 को पूर्ण करने का काम दिया गया। अब आप कहेंगे सर पूर्ण कैसे एनसीईएफ 2005 को? ये जब आप क्लास को ख़त्म कर लेंगे ना पूरी को, तब आपको ऑटोमेटिकली सब कुछ समझ में आ जाएगा। पूरी चीज़ें हम इसके देखेंगे, विशेषताएं, उद्देश्य, सब चीज़ आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। बालकों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, विद्यालय के अंदर एनसीईएफ को लागू करना क्यों इंपॉर्टेंट है, शिक्षक को क्या फ़ायदे हो सकते हैं, बालकों को क्या फ़ायदे हो सकते हैं, विद्यालय को क्या फ़ायदे हो सकते हैं, परिवारजनों को इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, समाज में इसके क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, ये सब चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया गया है। एनसीईएफ 2005 का प्रमुख सूत्र क्या है? एक तो बिना बोझ या बिना भार के शिक्षा या अधिगम। बिना बोझ के शिक्षा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आ चुका है कि बिना बोझ की शिक्षा, बताइए किसका महत्वपूर्ण सूत्र है? तो एनसीईएफ 2005 का है। बिना बोझ की शिक्षा का मतलब है जो अपन बच्चों की पीठ के पीछे बस्ते चिपकाते हैं ना, वजन बहुत ज़्यादा, तो वो बिना बोझ की शिक्षा। आप इसको मोटा मोटा उत्तर समझ सकते हो इसका। लर्निंग विदाउट बर्डन, पढ़ाई होनी चाहिए बिना कोई टेंशन के, ठीक है, ये इसका एक इम्पोर्टेंट सूत्र है। बिना भार के अधिगम, ये मतलब एक ही सिक्के के अलग अलग पहलू हैं, अर्थ अपना ओवरऑल वहीं पर जाकर के निकलता है सारा। बिना भार के अधिगम, बिना भार की शिक्षा, बिना बोझ की शिक्षा और लर्निंग विदाउट बर्डन। तो 1993 से इस सूत्र को अप्लाई कर रखा है एनसीईएफ 2005 के अंदर, ठीक है। तो ये इंडिया में इस तरह से काम करता है। तो पहली स्लाइड अपनी कंप्लीट है, आगे चलते हैं। आगे हमारा है एनसीईएफ 2005 का निर्माण की अगर बात आती है तो निर्माण किसने किया? एनसीईआरटी ने किया, मतलब कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, मतलब कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अध्यक्षता किसने करी थी? प्रोफेसर यश पाल ने करी थी इसकी अध्यक्षता। देखो अध्यक्षता और निर्देशक, निर्देशन में तो अलग आंसर है और अध्यक्षता में अलग आंसर है, ध्यान रखना। निर्देशन में अपन ने देखा था प्रोफेसर कृष्ण कुमार, ठीक है ना, चलो। और अध्यक्षता किसने करी? प्रोफेसर यश पाल ने। तो ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। एनसीईएफ 2005 का प्रमुख लक्ष्य क्या था? क्या लक्ष्य था? क्या हासिल करना इसका मुख्य उद्देश्य था, लक्ष्य था? तो आत्मज्ञान, अर्थात विद्यार्थियों की भिन्न भिन्न अनुभवों का अवसर देकर के उनके स्वयं की ज्ञान की प्राप्ति करना इसका मुख्य उद्देश्य था। मतलब स्वयं मूल्यांकन कह सकते हो आप इसको, स्वयं मूल्यांकन आप इसको कह दीजिए। एनसीईएफ 2005 का प्रमुख उद्देश्य जीवन व ज्ञान के मध्य की दूरी को कम करना। जीवन और ज्ञान के मध्य की जो दूरी है ना, उसको कम करना। मतलब ये है इसका सिंपल सा कि एक 10 साल का बच्चा है या फिर एक 20 साल का बच्चा है, तो 20 साल के बच्चे के अंदर अभी ज्ञान जो है ना 10 साल का ही है। क्यों है? वो हमारी शिक्षा नीति की वजह से। हमारे देश में अच्छी शिक्षा नीति नहीं है, इस वजह से हम बच्चों को प्रॉपर ज्ञान नहीं दे पाते हैं। बाकी जो डेवलप्ड कंट्री हैं वहाँ पर बच्चे 10 साल का बच्चा 25 साल की बुद्धि रखता है। हर बच्चा लगभग वहाँ पे 80% जो बच्चे हैं वो 20 साल का बच्चा 25 साल के बच्चे की बुद्धि रखता है, 10 साल का बच्चा 15 साल के बच्चे की बुद्धि रखता है, मतलब 1.5 गुना ज़्यादा। तो वो किस वजह से पॉसिबल हो पाता है? वहाँ पर जो शिक्षा दी जाती है ना, वो किस नियम से दी जाती है, इस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो ये चीज़ें भारत में अप्लाई होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। इसी वजह से इसमें कहा गया है कि जीवन और ज्ञान के मध्य की दूरी को कम करना। तो 10 साल के बच्चे के अंदर 20 साल के बच्चे के अंदर 10 साल की बुद्धि होना, ये पहले था। लेकिन एनसीईएफ 2005 का क्या काम है कि 10 साल के बच्चे के अंदर कम से कम 12 साल के बच्चे की बुद्धि होनी चाहिए। ये इसके मुख्य लक्ष्य हैं, ठीक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के मार्गदर्शी के 5 सिद्धांत है दोस्तों। 5 सिद्धांत कैसे? जैसे पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करना। अब देखो एनसीईएफ 2005 लागू करने से पहले या फिर पहले प्राचीन काल से अपन बात करें तो प्राचीन काल में तो रटंत प्रणाली थी और वही चली आ रही थी। अपन आज के 15 साल पहले भी बात करें ना तो भी यही चल रही थी रटंत प्रणाली। 10 साल पहले की बात करें अपन तो रटंत प्रणाली पे ज़्यादा फोकस था पहले, ठीक है। रट लिया और परसेंटेज बना ली, आगे भविष्य कोई कुछ नहीं है। रटने पे क्यों फोकस था?
क्योंकि टीचर को ही नहीं आता था समझाना अच्छे से, तो बच्चे तो रटेंगे ही ना, ये बात है। तो टीचर ही जब अच्छे से नहीं समझा पाएगा तो बच्चा कैसे समझेगा फिर चीज़ों को। तो एक तो रटंत प्रणाली से मुक्ति दिलाना एनसीएफ 2005 का सिद्धांत है। इसके अलावा ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना। ज्ञान जो है ना बच्चे का, वो किताबों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, एक स्कूल विद्यालय तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बाहरी जीवन के बारे में भी नॉलेज मिलना चाहिए उसको, अमेरिका का भी नॉलेज होना चाहिए उसको, चाइना का भी नॉलेज होना चाहिए, पूरे विश्व में क्या हो रहा है, पृथ्वी पे क्या हो रहा है, अलग अलग तरह की शिक्षा, पर्यावरण संबंधी शिक्षा, ग्लोबल वार्मिंग संबंधी शिक्षा, धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है उसके बारे में शिक्षा, यौन शिक्षा, सब तरह की शिक्षा बच्चे को देनी चाहिए। ठीक है। पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित न रह जाए। पाठ्यचर्या जो है वो पाठ्य पुस्तक पर ही केंद्रित ना रह जाए। मान लीजिए पाठ्यचर्या का मतलब यहाँ पे पाठ्यक्रम से आप ले सकते हो कि उसका उद्देश्य केवल कंप्लीट कोर्स कराना ही नहीं होना चाहिए, बच्चे को व्यवहारिक ज्ञान भी उसके अंदर मिलना चाहिए। कक्षा कक्ष को गतिविधि से जोड़ा जाए और इसे लचीला बनाया जाए। कक्षा कक्ष को गतिविधि से कैसे जोड़ सकते हैं भाई? ऐसा नहीं है कि टीचर आ गया और किताब को पढ़ करके जो भी उसको पढ़ाना था आज की क्लास के अंदर उसको रीड करके चला गया, ना कोई समझाया ना कोई एक्टिविटी बच्चों से करवाई। कुछ भी आ रहा है तो उसकी कोई फिजिकल एक्टिविटी भी बच्चों को करवानी चाहिए, बाहर ले जाके स्पोर्ट्स खिलाना चाहिए, बाहर ले जाकर कुछ चीज़ों को दिखाना चाहिए। या तो फिर कोई बच्चे, मान लीजिए 3rd क्लास के बच्चे हैं, उनको नहीं पता है कि व्हेल मछली कैसी होती है, तो अगर पॉसिबल है आप किनारे हैं तो कोई व्हेल मछली दिख जाए तो ठीक है, नहीं व्हेल मछली का वीडियो चला करके दिखाइए वहाँ पे, ठीक है ना। ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हों। राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। राष्ट्रीय महत्व के जो बिंदु हैं, जो जिनके प्रति बच्चे की देश के प्रति आस्था हो, अपने देश से प्यार करे, ऐसी चीज़ों को पाठ्यक्रम में ऐड करनी चाहिए। तो ये एनसीएफ 2005 के प्रमुख उद्देश्य हैं दोस्तों। इसके अलावा अपन बात करते हैं एनसीएफ 2005 का सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन। देखो एनसीएफ 2005 विद्यालय शिक्षा पर अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है, अब तक का नवीनतम नेशनल डॉक्यूमेंट है, न्यूली। क्योंकि एनसीएफ 2005 किस चीज़ के ऊपर बल देता है? ये विद्यार्थी की ज़रूरत और रुचि को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम को बनाना चाहिए, ऐसे कहता है एनसीएफ 2005। छात्र की रुचियां और इच्छाएं भी समय और परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती हैं, तो इन बदलावों के परिणाम स्वरूप जो नवीन पाठ्यक्रम की आवश्यकता महसूस होती है तो वैसा भी किया जाना चाहिए। इस क्रम में ये भी महसूस किया गया कि विद्यार्थी की आवश्यकता और रुचि को ध्यान में रखते हुए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम तैयार किया जाए, और इसके लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम सन 2005 रचना हुआ। ठीक है, उसकी रचना की गई, उसको बनाया गया। अगर मैं बात करूं एक अध्यापक की संतुष्टि के लिए क्यों बनाया गया एनसीएफ 2005 को? अध्यापकों की संतुष्टि के लिए इसलिए क्योंकि ये आवश्यकता अध्यापकों के लिए भी महसूस हुई कि पाठ्यक्रम निर्माण के दौरान उनकी मदद ली जाए, और जब पाठ्यक्रम को बनाया जा रहा है तो उस टाइम में आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखा जाए। यदि इन सभी बातों को ध्यान में रख करके पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है ना, तो अध्यापक को उस पाठ्यक्रम के अंदर संतुष्टि प्राप्ति होगी और वो बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाएगा उस पाठ्यक्रम को। सन 2005 की जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के अंदर अध्यापकों की पूर्ण सहभागिता थी वो प्राप्त हुई थी, अध्यापकों को इसमें महत्व दिया गया था। इससे पहले अध्यापकों की संतुष्टि के लिए कोई नवीन पाठ्यक्रम की आवश्यकता ऐसी महसूस हुई नहीं लोगों को, वैसे ज़रूरत तो थी लेकिन महसूस नहीं हुई। चलिए, तो ये हो गया एनसीएफ 2005 का अनुवाद 8वें अनुसूची में दी गई 22 भाषाओं में किया गया है। अब देख लो आप कितना इंपॉर्टेंट है। जितनी भी अपनी संवैधानिक भाषाएं हैं भारत के अंदर, जिनको संवैधानिक मान्यता मिली हुई है 22 भाषाओं को 8वें अनुसूची के अंदर, सभी भाषाओं के अंदर एनसीएफ 2005 का अनुवाद किया गया है। क्योंकि भारत के अंदर अलग अलग भाषाओं में शिक्षा दी जाती है, तो फिर अलग अलग भाषाओं में शिक्षा दी जाती है, पूरे देश में लागू किया गया है, तो इसका हर भाषा में ट्रांसलेशन जरूरी था। उसके अलावा एनसीएफ 2005 के निर्माण की पहल मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने करी थी। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि किसके द्वारा एनसीएफ 2005 के निर्माण की पहल की गई? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का उद्धरण रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से हुआ है। टैगोर ने जो निबंध लिखा उसमें बताया कि सृजनात्मकता तथा उदार आनंद बचपन की कुंजी है, ना कि बच्चे को आप रट्टू तोता बना दीजिए। ऐसा, ये देखो, ये तो
रविंद्रनाथ टैगोर ने दे दिया था। अगर उसी टाइम से चीज़ों को अप्लाई किया जाता तो आज तो भारत के अंदर बहुत ज़्यादा प्रगति हो गई होती शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक, इसके अलावा अपन बात करते हैं एनसीएफ 2005 के प्रमुख भाग हैं उनको देखिए। तो एनसीएफ 2005 के जो 5 भाग हैं, 5 पार्ट हैं, इनको देखते हैं अपन थोड़ा सा। यहाँ पे अगर इनको देखा जाए तो इसमें कहा गया है पाठ्यचर्या के क्षेत्र, मतलब विविध विषय। तो विविध विषयों में अपन देखें तो इसके अंदर अपना आता है, इसमें पाठ्यचर्या के विविध विषयों पर चर्चा की गई। क्या किया गया दोस्तों? पाठ्यचर्या के जो विविध विषय हैं उनके ऊपर चर्चा की गई, अलग अलग विषयों के ऊपर चर्चा की गई। तो ये हो गया। इसके अलावा सीखना और ज्ञान, सीखना और ज्ञान मतलब लर्निंग एंड नॉलेज। एनसीएफ ने निर्मितवाद को बालकों के सीखने का सामूहिक सिद्धांत माना है। अब निर्मितवाद क्या होता है? आपने मेरी कक्षाएं देखी हैं तो उसमें मैंने पूरे चैप्टर में पढ़ा रखा था। सामाजिक निर्मितवादी सिद्धांत, निर्मितवाद सिद्धांत मैंने पढ़ा रखे हैं सारे। तो बस वही चीज़ है, परिप्रेक्ष्य होता है एक, पर्सपेक्टिव्स। इसमें स्वतंत्रता के बाद भारतवर्ष में किए गए शैक्षिक प्रयासों का संक्षिप्त वर्णन है। ठीक है भाई, देश आज़ाद हुआ उसके बाद में शिक्षा के क्षेत्र में जो भी प्रयास हुए ना उनको शॉर्ट में लिखा गया है परिप्रेक्ष्य, एनसीएफ 2005 के भाग के अंदर। उसके अलावा व्यवस्थागत सुधार, सिस्टमेटिक इम्प्रूवमेंट, इसमें शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए चर्चा की गई है कि शिक्षा के अंदर अपन गुणात्मक सुधार कैसे ला सकते हैं, उसके बारे में चर्चा की गई है। फिर विद्यालय और कक्षा का वातावरण, स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट, इसमें विद्यालय और कक्षा के वातावरण का समावेश और प्रजातांत्रिक रूप से वर्णन किया गया है कि टीचर और बच्चों के बीच में कैसा कनेक्शन होना चाहिए, या तो टीचर कैसे पढ़ाते हैं, जिनको नॉलेज नहीं होता है वो आप जानते ही हैं, और जो अच्छे टीचर होते हैं तो अच्छे टीचर जो फॉर्मूले अपनाते हैं ना वो फॉर्मूले हर जगह अप्लाई किए जाएं। तो विद्यालय और कक्षा का वातावरण भी इसके ही भाग हैं एनसीएफ 2005 के ही। इसके अलावा ये पांचों के पांचों पॉइंट याद होने चाहिए आपको। पाठ्यक्रम की बात करते हैं, सिलेबस देखिए। एनसीएफ 2005 के हेतु गठित समिति में पाठ्यक्रम को अधिक व्यवहारिक बनाने पर बल दिया गया था। मतलब बच्चों को किस चीज़ में रुचि होती है। जैसे 6 साल का बच्चा है तो 6 क्लास के अंदर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो 6 क्लास का बच्चा जो होते हैं ना उनको किस चीज़ में ज़्यादा रुचि होती है, ठीक है, कैसा वो सीखना पसंद करते हैं, उनको किस प्रकार का अधिगम अच्छा लगता है, तो उसी के बेसिस पर क्या करना चाहिए, पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए, सिलेबस को बनाना चाहिए। देखो करिकुलम एक शब्द है, करिकुलम शब्द मतलब जो अपन ने एनसीएफ 2005 पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर सी का मतलब क्या होता है, करिकुलम, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। करिकुलम का मतलब क्या होता है, पाठ्यक्रम होता है। तो ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है करिकुलम, ठीक है, और इसका हिंदी रूपांतरण क्या होता है करिकुलम का, पाठ्यक्रम होता है। पाठ्यक्रम 2 शब्दों से मिलकर के बना है, पाठ्य प्लस क्रम, पाठ्य प्लस क्रम, तो पाठ्यक्रम बन गया। अब पाठ्य का मतलब क्या होता है, पाठ्य का मतलब होता है पढ़ने योग्य सामग्री, ठीक, और क्रम का मतलब क्या हो गया, एक निश्चित व्यवस्था या एक निश्चित क्रम में। तो पढ़ने योग्य सामग्री एक निश्चित व्यवस्था है, ऐसे कह सकते हैं अपन पाठ्यक्रम का अर्थ। पढ़ने या अध्ययन योग्य एक निश्चित व्यवस्था है पाठ्यक्रम, ठीक है। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति की अगर बात करी जाए तो करिकुलम शब्द लैटिन भाषा का एक कुरे शब्द है। क्या शब्द है दोस्तों, कुरे। इसी से इस शब्द की उत्पत्ति हुई है और ये शब्द अंग्रेजी भाषा का है करिकुलम, और कुरे शब्द है जो कि लैटिन भाषा का है, इस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। और इसका मतलब क्या होता है, पाठ्यक्रम होता है करिकुलम का। कुरे मतलब दौड़ का मैदान होता है इसका, ये जो लैटिन भाषा का कुरे शब्द है ना इसका मतलब होता है दौड़ का मैदान। तो अगर प्रश्न पूछ ले तो बता दीजिएगा, यानी कि पाठ्यक्रम ऐसा दौड़ का मैदान है जिस पर दौड़ करके विद्यार्थी स्वयं द्वारा निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति करता है, ठीक। प्रोबेल क्या कहते हैं यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग, इसके परिप्रेक्ष्य में पाठ्यक्रम के, कि पाठ्यक्रम समस्त मानव जाति के गुणों का सार है, मानव जाति के गुणों का सार है पाठ्यक्रम। भाई जैसे गुण आप में होंगे जिस प्रकार का आप पाठ्यक्रम पढ़ेंगे, राइट। चलो एनसीएफ 2005 में शिक्षक एवं बच्चों के प्रति दृष्टिकोण को देखते हैं अगर अपन, तो इसमें सबसे पहले अगर शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण देखा जाए तो शिक्षक एक सुगमकर्ता है जो विद्यार्थियों को सूचनाओं का अवबोध कराता है, सूचनाओं का अवबोध कराता है। भाई विद्यार्थी क्यों जाते हैं स्कूल में पढ़ने टीचर के पास में, उनको कुछ नया नया चाहिए, नया पढ़ना है, इसीलिए तो जाते हैं वो। तो टीचर के पास में जो भी सूचनाएं होती हैं रिलेवेंट उनके नॉलेज के बच्चों के, तो वो सूचनाओं का अर्थबोध उनको करवाता है, बच्चों को जो चीज़ें समझ में नहीं आती उनको करवाता है।
अब बच्चों के प्रति दृष्टिकोण को अपन देखें तो सभी विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। सभी विद्यार्थी सक्रिय रूप से पूर्व ज्ञान और उपलब्ध सामग्री के आधार पर अर्थबोध करते हैं। ठीक है, तो सभी विद्यार्थियों में क्या पाई जाती हैं? व्यक्तिगत भिन्नताएं। अब व्यक्तिगत भिन्नताएं मैंने आपको पूरा चैप्टर ही पढ़ा दिया अलग से। भाई कोई भी बालक पूरी तरह से समान नहीं होते हैं, चाहे वो जुड़वाई बच्चे क्यों ना हो। तो सभी विद्यार्थी सक्रिय रूप से पूर्व ज्ञान और उपलब्ध सामग्री के आधार पर अर्थबोध करते हैं। बस जिन बालकों को आप कुछ पढ़ा रहे हो, मान लीजिए आप गांधी जी के बारे में बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो गांधी जी के बारे में बच्चे जो है ना वो पूर्व ज्ञान क्या रखते हैं, गांधी जी के बारे में बच्चे पहले से क्या जानते हैं, और जो अभी आप जो पढ़ा रहे हो वो सामग्री क्या है, तो उन दोनों के बीच में कंपैरिजन करते हुए अर्थबोध करते हैं चैप्टर का, चीज़ का, या कोई भी चीज़ आप पढ़ा रहे हो उसका। ठीक है, तो ये बच्चों के प्रति दृष्टिकोण हो गया एनसीएफ 2005 का, यही मुख्य उद्देश्य है इसका। इसके अलावा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षण विधियों की बात करते हैं अपन। शिक्षण विधियाँ जैसे करके सीखना। ठीक है, बच्चों को फिजिकली कुछ काम दिया जाए जिससे वो अच्छे से सीख पाते हैं, ये शिक्षण विधि है कि बच्चे को कैसे सिखा सकते हैं एनसीएफ 2005 के अनुसार। ठीक है, निरीक्षण विधि द्वारा सीखना, तो निरीक्षण जो विधि है, ये विधियाँ मैंने आपको सारी पढ़ा दी हैं। तो निरीक्षण विधि के द्वारा भी बच्चे को सीखना हो सकता है काफ़ी अच्छे से, कि उसने कितना सीखा उसका निरीक्षण किया जाए, उसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हुए उस चीज़ का निरीक्षण किया जाना चाहिए। परीक्षण विधि के द्वारा परीक्षण भी किया जाना चाहिए बच्चे का, कि वो किस स्तर पर कितना क्या सीख पा रहा है। परीक्षण विधि बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि जिसमें अलग अलग प्रयोग और खोज, इन सब के माध्यम से नियम और सिद्धांत की जो सत्यता होती है ना उसका मापन किया जाता है। सामान्य रूप से बालक भी परीक्षण का कार्य अपने प्रारंभिक जीवन में ही कर देता है, यानी कि वो अपनी माता के प्रति अधिक विश्वास प्रदर्शित करता है, क्योंकि माता की अनेक गतिविधियाँ बालक की इच्छा को पूर्ण करने वाली होती हैं, इसलिए वो माता के प्रति ज़्यादा विश्वास करता है। और इसी प्रकार जब बालक शिक्षक से ये कथन सुनता है कि सजीव वस्तुओं में वृद्धि हुई है मान लीजिए, और निर्जीव वस्तुओं के अंदर वृद्धि नहीं होती है, तो वो व्यवहारिक जगत के अंदर पेड़ पौधों का परीक्षण करके उनके अंदर वृद्धि को ज्ञात करता है। और मेज और कुर्सी है, ये सब क्या है, ये इनके अंदर वृद्धि नहीं होती है, तो निर्जीव होती हैं, तो मेज और कुर्सी के अंदर वृद्धि को नहीं देखता, तो ये उसका अधिगम जो है ना यहाँ पर स्थायी रहता है। भाई वृद्धि नहीं होती है तो वो अधिगम स्थायी हो गया। सिंपल इतना सा है कि ये मेज है, ये कुर्सी है, समझ गए। तो इस प्रकार की परीक्षण की प्रक्रिया उसके जीवन भर चलती रहती है। अनेक अवसर आते हैं जिनमें वो खुद की कल्पना, स्वयं की कल्पना का भी परीक्षण करके अधिगम करता है। जब वो अपनी कल्पना को सही पाता है तो वो अधिगम हो जाता है। जैसे मान लीजिए आम की गुठली को जब वो धरती के अंदर दबा करके आम का पौधा प्राप्त कर लेता है, तो उसको ज्ञान हो जाता है कि बीज से पौधे और पौधों से फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार परीक्षण के द्वारा अधिगम की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और व्यापक रूप से चलती रहती है। ठीक है, सामूहिक विधि के द्वारा सीखना। किसके द्वारा सीखना दोस्तों? सामूहिक विधि के द्वारा सीखना। समूह के अंदर काफ़ी सारे बच्चों के अंदर सीखना सामूहिक विधि के द्वारा सीखना हो गया। प्रयोगात्मक और मिश्रित विधि के द्वारा सीखना, प्रयोग कर करके सीखना किसी चीज़ के ऊपर, तो ये सब चीज़ें होगी एनसीएफ 2005 की प्रमुख शिक्षण विधियाँ। इसके अलावा अपन चलें, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा के विभिन्न कक्षाओं में निम्न विषय पढ़ाए जाने चाहिए। जैसे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे प्राथमिक स्तर है, प्राइमरी लेवल है 1 से 5 तक का। ठीक है, इसमें कौन कौन से विषय पढ़ाए जाने चाहिए एनसीएफ 2005 के अनुसार? मातृभाषा की शिक्षा देनी चाहिए, क्षेत्रीय भाषा जो घर में बोलते हैं बच्चे, अंग्रेजी की शिक्षा देनी चाहिए। इसके अलावा गणित, कला और शिल्प की शिक्षा भी देनी चाहिए। हाथों का काम भी बच्चे को सिखाना चाहिए, गणित की शिक्षा भी देनी चाहिए, कला के अंदर भी उसको थोड़ा सा सिखाना चाहिए। ठीक है, व्यवहारिक ज्ञान जो भी है, सामाजिक शिक्षा है, राजनीतिक शिक्षा है, उसमें कला की शिक्षा आ जाएगी। स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा भी उसको देनी चाहिए, स्पोर्ट्स के अंदर भी रुचि बढ़ानी चाहिए, और स्वास्थ्य के ऊपर भी शिक्षा देनी चाहिए कि बच्चे आपको सर्दियों के अंदर अच्छे से रहना है, ये चीज़ें खानी है, ठंड की ज़्यादा चीज़ें नहीं खानी है ना, कपड़े उपड़े अच्छे पहन के सोने हैं, ये सब शिक्षाएं। एकीकृत पर्यावरण अध्ययन कार्यानुभव, पर्यावरण अध्ययन की भी शिक्षा देनी चाहिए। अपने पर्यावरण में पेड़ पौधे लगाओ, पौधों को पानी डालो, ऐसी शिक्षाएं 1 से 5 तक में हो गई। उसके अलावा उच्च प्राथमिक स्तर पर मतलब 6 से 8 तक जो बीएड वाले होते हैं वो कौन सी शिक्षा देंगे बच्चों को? मातृभाषा की क्षेत्रीय शिक्षा तो देंगे ही देंगे, अंग्रेजी, आधुनिक भारतीय भाषाएं जो आ रही हैं उनके बारे में शिक्षा, गणित, विज्ञान, कला, सामाजिक अध्ययन, कार्यानुभव, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, ये सब शिक्षाएं यहाँ पर देनी चाहिए बच्चों को। ठीक, उसके अलावा हम देखें तो माध्यमिक स्तर पर 9 से 10
लेवल पे। तो यहाँ पर मातृभाषा शिक्षा अंग्रेजी, देखो मातृभाषा हर जगह आएगी, मातृभाषा की शिक्षा हर जगह देनी है, अंग्रेजी की हर जगह देनी है अपने को। उसके अलावा ये कुछ लैंग्वेज आ जाती हैं जैसे संस्कृत, उर्दू, अन्य जो भी भाषाएं हैं चलती हैं जिस क्षेत्र में, वो सारी आ जाएंगी। सामाजिक अध्ययन आ जाता है फिर यहाँ पे, गणित, विज्ञान, कला, कंप्यूटर शिक्षा, शांति की शिक्षा भी देनी चाहिए बच्चों को कि माहौल को शांत बनाए रखना चाहिए, कैसी कैसी कंडीशन अगर बिगड़ जाए तो आपको शांति बनाए रखनी चाहिए, ठीक है। उच्च माध्यमिक स्तर पर कक्षा 1 से 12 तक कौन कौन सी शिक्षा देनी चाहिए, तो अनिवार्य विषय जैसे मातृभाषा हो गई, क्षेत्रीय भाषाएं हो गई, गणित, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, ये सब कई अनिवार्य विषय होते हैं। वो ऐच्छिक विषय जो ऑप्शनल होते हैं जिनको बच्चे लेते हैं, ठीक है, 10th के बाद में सब्जेक्ट लेते हो आप, तो विज्ञान वर्ग के अंदर जैसे भौतिक विज्ञान, कृषि विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कंप्यूटर, वो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं इसके अंदर, ठीक है। कला वर्ग है, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, सब चीज़ें आती है इसमें। वाणिज्य वर्ग, व्यापार अध्ययन, अकाउंटेंसी, ये सब चीज़ें। अन्य विषय जिसमें कला शिक्षा और ऐच्छिक विषय, कोई और भी तो ले सकते हैं, सारे विषय आ जाते हैं इसके अंदर जो भी ऑप्शनल विषय बनते हैं यहाँ पे उच्च माध्यमिक स्तर पर, तो कक्षा 1 से 12 तक। तो ये एनसीईआरटी 2005 में ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं कि इस कक्षा में ये विषय होने चाहिए बच्चों के। अब बात करते हैं एनसीईआरटी 2005 की प्रमुख बाधाओं की। तो जैसे अपन देखें परंपराओं की समस्या, परंपराओं की समस्या से मतलब हो गया समाज और देश की सांस्कृतिक और सामाजिक परंपराएं पाठ्यक्रम बनाने में एक प्रमुख समस्या उत्पन्न करती हैं। जैसे यौन शिक्षा है, तो यौन शिक्षा की आवश्यकता वर्तमान समय में उत्तम स्वास्थ्य है और जैसे एड्स जैसी बीमारी, घातक बीमारियां होती हैं उनके बचाव के लिए है। लेकिन भारतीय परंपरा में भारत के अंदर ऐसी परंपराएं हैं, इन परंपराओं के कारण यौन शिक्षा को राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 में प्रभावी रूप से प्रस्तुत नहीं किया जा सका। यानी कि कहा जा सकता है कि सामाजिक परंपराएं और रूढ़िवादिता पाठ्यक्रम निर्माण के अंदर समस्याएं बनती हैं, ठीक है। इसके अलावा राजनीतिक संबंधी समस्याएं, राजनीति संबंधी, देखो लोकतंत्र में सरकारों के परिवर्तन का क्रम चलता रहता है, कभी कौन सी सरकार बनती है, कभी कौन सी सरकार बनती है। तो सरकार में पदासीन जो व्यक्ति होते हैं उनकी मनोदशा का पाठ्यक्रम को बनाने के लिए जो महत्वपूर्ण योगदान होता है ना, एक तो वो चीज़। अभी भी कुछ समय पहले पाठ्यक्रम में यौन शिक्षा के अध्ययन को शामिल किया गया है, जिसका जो भारतीय जनता पार्टी है और अन्य बाकी संगठन है उन्होंने कड़ा विरोध किया था इसका। इसके फलस्वरूप ये अध्याय पाठ्यक्रम से अलग करना पड़ा। इससे ये ज्ञात होता है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का स्वरूप निर्मित करने में भी बहुत सारे राजनीतिक संगठन और धार्मिक संगठन की प्रतिक्रिया का खास ख्याल रखना होता है। इसके अलावा धन संबंधी बाधा, मनी, धन से संबंधित दिक्कतों के कारण पाठ्यक्रम का स्वरूप पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की संरचना करते समय धन की सीमितता को भी ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है ना। इसी के फलस्वरूप तो पाठ्यक्रम में उन विषयों को समावेश नहीं हो पाता है जिनकी आवश्यकता महसूस होती है। जैसे कंप्यूटर की सैद्धांतिक और व्यवहारिक शिक्षा प्राथमिक शिक्षा में देनी चाहिए, बट कंप्यूटर हर जगह अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, पैसे ज़्यादा लगते हैं, तो ये चीज़ होनी चाहिए। इसके लिए स्कूलों के अंदर कंप्यूटर की व्यवस्था होनी चाहिए। धन की कमी के कारण ये संभव नहीं हो पाता है, इसलिए धन के अभाव के कारण राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 जो है उसमें अनेक खर्च प्रदान किए गए, किंतु उनमें ये कंप्यूटर वाली चीज़ों को हटाना पड़ा। एक होती है भाषा की समस्या, लैंग्वेज प्रॉब्लम। देखो हमारे भारत में कई अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, भारत में कुछ ही दूर पर भाषा बदल जाती है। भारत में बोली जाने वाली कई भाषाओं ने विवाद भी हो जाता है, कई तरह से अपन देखते हैं। प्रत्येक राज्य की अपनी अनेक भाषाएं होती हैं, दूसरा राज्य उनकी भाषा पे दोष लगाता है, दूसरा उनकी पे लगाता है। उसकी भाषा को पाठ्यक्रम में उचित स्थान नहीं दिया गया, जैसे राजस्थानी को नहीं दिया गया है। ये परेशानी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 के टाइम में पैदा हुई थी, ठीक है। तो अध्यापन का माध्यम कौन सी भाषा होनी चाहिए, किस भाषा को पाठ्यक्रम में प्रमुख स्थान दिया जाना चाहिए, ये भाषा संबंधी समस्या पाठ्यक्रम के निर्माण में उपस्थित होती है। एक होता है समाज की आकांक्षा। क्या दोस्तों, समाज की आकांक्षा मतलब समाज में जो व्याप्त विचारधाराएं हैं वो भी तो पाठ्यक्रम के अंदर प्रमुख समस्या रही है। सभी माता पिता अपने बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर, IITN, IAS, IPS अन्य उच्च पदों पर उम्मीदवार के रूप में देखना चाहते हैं। वो ये आशा करते हैं कि शिक्षा के द्वारा उनके बच्चे को ये जो भी पद हैं इनको कर लेना चाहिए। शिक्षा समर्थ है, अन्यथा उनके लिए निरर्थक सिद्ध हो सकती है। तब तो मानेंगे, पद प्राप्त कर लेंगे तब तो मानेंगे कि शिक्षा समर्थ है, नहीं तो निरर्थक है। ये विचारधारा किसी एक ही नहीं बल्कि पूरे समाज की है।
जो कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की संरचना 2005 की एक प्रमुख समस्या है। इसके अलावा संसाधनों का अभाव दोस्तों, मतलब क्या हुआ, पाठ्यक्रम बनाने से पहले जो उपलब्ध संसाधन हैं उन पर विचार करना जरूरी है, क्योंकि इसी के आधार पर तो पाठ्यक्रम का निर्माण होता है। भारत एक विशाल देश, आप जानते हैं, इसलिए संसाधनों की कमी होना यहाँ पर स्वाभाविक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना 2005 में भी संसाधनों की कमी का प्रभाव स्पष्ट रूप से हमें देखने को मिला है। संसाधनों की कमी से महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श नहीं हो पाता है, इसलिए संसाधनों का अभाव पाठ्यक्रम की संरचना में प्रमुख समस्या बनता है। इसके अलावा एक है धर्म संबंधी समस्याएं। धर्म संबंधी समस्या तो आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना 2005 में धर्मनिरपेक्ष शिक्षा की व्यवस्था करके धर्म संबंधी बाधाओं का समाधान तो कर लिया गया, लेकिन इसका अन्य रूप से जो पाठ्यक्रम संबंधी बाधाएं बनी हुई हैं वो काफ़ी उभर कर के सामने आई हैं। पाठ्यक्रम में कई धार्मिक और महान व्यक्तियों के चरित्र को अनुचित रूप से प्रस्तुत करने की समस्या भी टाइम पर हमें देखने को मिली है। कई बार नहीं देखते हैं आप लोग, उस क्लास से इस पाठ को हटा दिया, उससे इस पाठ को हटा दिया, तो इससे पाठ्यक्रम में विवाद का विषय बन जाता है। तो ये पाठ्यक्रम की संरचना में धर्म संबंधी कठिनाई वर्तमान समय में ज़्यादा बनी हुई है। इसके अलावा अपन बात करें अध्यापक संबंधी समस्याएं, टीचर संबंधी समस्याएं, जैसे मान लीजिए पाठ्यक्रम में दिए गए बिंदुओं पर अध्यापक की संख्या संबंध बाधा उत्पन्न हो जाती है। जैसे विद्यार्थी को शुरुआती 2 वर्षों में मातृभाषा की शिक्षा दे देनी चाहिए। ये सुझाव राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 का, एनसीईआरटी 2005 का है, लेकिन अध्यापकों की उपलब्धता जो अलग अलग भाषाओं का ज्ञान रखते हैं वो संभव कैसे है बताओ मेरे को। बाड़मेर में तो जयपुर के टीचर को भेज दिया, तो वो बाड़मेर के अंदर वहाँ पर स्थानीय भाषा कैसे दे पाएगा बताइए। बाड़मेर के को जयपुर ला करके टिका दिया, वो ढूंढाड़ी कैसे बोल पाएगा बताइए। बाड़मेर का व्यक्ति सिखा पाएगा क्या, मुझे बताइए। तो ये भी इसके लिए एक प्रॉब्लम है। तो ये संभव नहीं है, क्योंकि एक स्कूल में मान लीजिए भोजपुरी, हिंदी और उर्दू मातृभाषाएं हैं, विद्यार्थी को सिखाना है। अब द्वितीय स्तर पर बात करें तो स्कूलों की संख्या तो अधिक है, परंतु अध्यापकों की संख्या न के बराबर है। पाठ्यक्रम का निर्माण उचित अध्यापक संख्या के आधार पर किया जाना चाहिए, हो जाता है मान लीजिए, जबकि अध्यापक कम संख्या में होते हैं तो पाठ्यक्रम का क्रियान्वयन उचित प्रकार से नहीं हो पाता है। अतः हम कह सकते हैं कि अध्यापक संबंधी बाधाएं पाठ्यक्रम संरचना 2005 के अंदर प्रमुख बाधा रही है। इसके अलावा विचारों की समस्या होती है। एक विचारों की समस्या मतलब कि एक ही तथ्य के संदर्भ में व्यक्तियों के विचारों में विविधता पाई जाती है, जिससे किसी एक हल तक पहुंचना कठिन हो जाता है। जैसे आदर्शवादिता, इसको विषय वस्तु में स्थान देने पर एक पक्ष ये भी तर्क देता है कि आदर्शों की कमी में भारतीय शिक्षा अपने मूल उद्देश्य से पृथक हो जाएगी। अन्य पक्ष की बात करें तो अन्य पक्ष इसका विरोध करता है और कहता है कि आदर्शों से पेट नहीं भरता है, पेट भरने के लिए प्रायोगिकता की जरूरत है, प्रायोगिकता को प्रमुख स्थान देना चाहिए। तो इस प्रकार विचार विविधता एनसीईआरटी 2005 के लिए प्रमुख समस्या के रूप में रही है, जिससे कि पाठ्यक्रम का स्वरूप और अधिक उपयुक्त नहीं हो सका है। ठीक है, चलिए आगे अपन बात करते हैं दोस्तों एनसीईआरटी 2005 के प्रमुख सिद्धांत, जैसे सामाजिकता का सिद्धांत, थियरी ऑफ सोशलिज्म, यानी कि हम कहें राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की संरचना में सामाजिकता के सिद्धांत को अपनाया गया है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज के बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं है और समाज का शिक्षा के बिना कोई महत्व भी नहीं है। पाठ्यक्रम में उन सभी तथ्यों और तत्वों को अपनाने पर बल दिया गया है जो स्वस्थ और आदर्श समाज के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, एक है संतुलित विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस्ड डेवलपमेंट, यानी कि विकास के प्रत्येक पक्ष को उसकी आवश्यकता और महत्व के आधार पर स्थान दिया जाना चाहिए। कि विकास की महत्वाकांक्षा क्या है, विकास करने का यहाँ पर महत्व क्या है, यहाँ पर विकास हो रहा है तो वो काम आएगा कि नहीं आएगा, उसके महत्व को स्थान दिया जाना चाहिए। भाई मान लीजिए कहीं पर सड़क बनाई जा रही है और वो सड़क ऐसी जगह से बनाई जा रही है जहाँ पर केवल 10 लोग ही आ जा रहे हैं और उस सड़क के ऊपर भयंकर करोड़ों में खर्च कर दिया गया, तो ऐसा विकास कोई काम का होता है क्या? ऐसे यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। एक सिद्धांत है दोस्तों, कौन सा? रुचि का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। तो रुचि के सिद्धांत की अगर बात करी जाए तो इस पाठ्यक्रम में शिक्षक की रुचि, छात्रों की रुचि और अभिभावकों की रुचि का विशेष ध्यान दिया गया, क्योंकि रुचि के अभाव में शिक्षण प्रक्रिया प्रभावी रूप से संचालित नहीं की जा सकती है दोस्तों। तो ये रुचि का सिद्धांत हो गया है। आगे अपन बात करें, एक सिद्धांत है दोस्तों समायोजन का सिद्धांत। कौन सा है? समायोजन, प्रिंसिपल ऑफ एडजस्टमेंट। तो इसमें देखें तो मानवीय और
भौतिक संसाधनों में समन्वय करते हुए उनके सर्वांगीण उपयोग की व्यवस्था को सुनिश्चित करते हुए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की संरचना तैयार की गई। तो ये समायोजन एडजस्टमेंट भी किया गया। देखो मैं इसे समझा चुका हूँ सब आपको, इनमें चीज़ें हैं सारी। संस्कृति संरक्षण का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर। तो इसमें देखें तो भारतीय संस्कृति के जैसे मूल तत्व नैतिकता, आदर्शवादिता, मानवता, सामाजिकता आदि को पाठ्यक्रम की विषय वस्तु में पूर्ण रूप से स्थान दिया गया है। ठीक है, इन चीज़ों का सबका ध्यान रखा गया है। इसके अलावा मानवता का सिद्धांत, एक प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमैनिटी। तो इस पाठ्यक्रम में मानवता, पाठ्यक्रम कौन सा है, एनसीएफ 2005। तो इसमें मानवता के सिद्धांत को स्वीकार करके ऐसी विषय वस्तु के संकलन पर बल दिया गया है जिससे बालक के अंदर सहयोग, प्रेम, सहिष्णुता, परोपकार, इन सभी मानवीय गुणों का विकास हो सके। क्योंकि आज मानवीय मूल्यों का महत्व राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी बहुत ज़्यादा है। मानवीय मूल्य, जिस देश के अंदर मानवीय मूल्य अच्छे रखते हैं महत्व, तो उस देश की जीडीपी में भी ग्रोथ होती है, उस देश की सोच में भी ग्रोथ होती है। क्योंकि मानवीय मूल्य अगर आप अच्छे रखते हैं एक देश के, तो वहाँ पर हर चीज़ ही सही दिशा में काम करती है। दुनिया के सभी देश मानवाधिकारों और मानवीय मूल्यों पर अत्यधिक बल देते हैं। ठीक है, अच्छा मेरे को आप सब लोग बताना, मानवाधिकार आयोग दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार आयोग दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट में उत्तर करना सब लोग। ठीक है, इसके अलावा एक सिद्धांत है दोस्तों, एकता का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी, एकता का सिद्धांत है। तो एकता का सिद्धांत क्या कहता है? ये कहता है कि भारत के लिए आज एकता और अखंडता की अधिक आवश्यकता है, एक होने की और अखंड भारत के निर्माण की अधिक आवश्यकता है। सीमाओं को सुरक्षित करने की आवश्यकता है, पब्लिक को एक होने की आवश्यकता है। अतः राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की संरचना में एकता के सिद्धांत को अपनाया गया है। विभिन्न धर्म, परंपरा, संस्कृति, इन सब के समन्वय को स्थापित करते हुए धर्मनिरपेक्ष शिक्षा व्यवस्था का प्रावधान इस पाठ्यक्रम में किया गया है। कोई धर्म को महत्व नहीं दिया जाएगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, कुछ भी, जैनी, कुछ भी धर्म हो, किसी भी धर्म को सर्वोच्च नहीं माना गया है। सभी धर्म के लोग यहाँ पर समान हैं। ठीक है, नैतिकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मोरलिटी। तो नैतिकता के सिद्धांत की अगर अपन बात करते हैं यहाँ पे, तो जीवन में नैतिक मूल्यों का अधिक महत्व है। नैतिक मूल्यों के बिना ना ही तो व्यक्ति का विकास हो सकता है और ना ही समाज का नैतिक मूल्यों के अभाव के कारण ही विकास हो सकता है। तो आज भारत में भ्रष्टाचार को लेकर अनेक बुराइयां पैदा हो गई हैं। तो अगर नैतिकता किसी के अंदर है तो वो भ्रष्टाचार नहीं करेगा। दूसरों के बारे में सोचने वाले व्यक्ति कभी भ्रष्टाचार करते हैं क्या? मेरे को बताइए, नहीं करते। तो नैतिकता का सिद्धांत भी इसके अंदर अप्लाई किया गया है। इसके अलावा दोस्तों अपन बात करें एनसीएफ 2005 की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, उनके बारे में थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। तो विशेषताओं को अगर देखा जाए एनसीएफ 2005 में, तो एनसीएफ 2005 में स्कूली शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर चर्चा की गई है और इसके लिए 21 केंद्र समूह है, फोकस ग्रुप बनाए गए। ये ध्यान रखना, कितने फोकस ग्रुप बनाए गए एनसीएफ 2005 में? तो 21 फोकस ग्रुप बनाए गए। ग्रेडिंग पर भी बल दिया गया। ग्रेडिंग मतलब ABCD, ये जो ग्रेडिंग आती है ना भाई, किसी बच्चे की 99% बन रही है तो उससे कई बच्चे हैं ना जलते हैं फिर, तो इस वजह से ग्रेडिंग पर ज़्यादा बल दिया गया है इसमें। एनसीएफ 2005 का मूल आधार भारतीय संविधान है। क्या है दोस्तों? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मूल आधार। धर्मनिरपेक्ष, समतावादी, बहुलतावादी समाज जो सामाजिक न्याय और समानता के प्रमुख मूल्यों पर आधारित है, ये भारतीय संविधान पर फोकस करके इसको डेवलप किया गया है। इसके अलावा ज्ञान और सूचना में विभेद करना। क्या करना दोस्तों? ज्ञान और सूचना के अंदर विभेद करना इसकी विशेषता है। ज्ञान क्या है, सूचना क्या है, इन दोनों के अंदर डिफरेंस करके बच्चों को बताना। इसके अलावा शिक्षण, रटने के स्थान पर बोध कराना, रटने के स्थान पर समझा करके शिक्षा दी जानी चाहिए। बोध, जिससे बच्चे का ज्ञान लॉन्ग टाइम तक बना रहे किसी चीज़ के प्रति। बालक को संसार के ज्ञान के लिए क्रिया एक प्रमुख साधन है। ठीक है, छात्र को स्व अध्ययन का अवसर मिलना चाहिए, खुद से भी अध्ययन करे, इसके लिए बच्चों को टाइम मिलना चाहिए और छात्र स्वयं ज्ञान का निर्माण करे, खुद भी सृजनशील बालक बन जाए। ठीक है, पाठ्यचर्या समावेशी शिक्षा के लिए होनी चाहिए और पर्यावरण शिक्षा को अन्य स्कूली विषयों के साथ में एकीकृत किया जाए। जो पर्यावरण शिक्षा है उसको अन्य जो विद्यालय के अंदर विषय चलते हैं उनके साथ में एकीकृत करके, समायोजित करके उसको पढ़ाया जाए। एक मानवीय छात्र मित्रवत मूल्यांकन प्रणाली विकसित की जाए। मानवीय छात्र मित्रवत मतलब हर बच्चा मित्र बनकर के पढ़ाई करे, ऐसी मूल्यांकन प्रणाली विकसित की जाए। शिक्षा में गुणवत्ता और उत्तरदायित्व को निश्चित किया जाए। शिक्षा के अंदर गुणवत्ता होनी चाहिए ताकि बच्चा आगे भविष्य बना सके अपना,
परंपरागत शिक्षा के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए, टेक्नोलॉजी वाली शिक्षा को भी महत्व देना चाहिए। विद्यालय प्रणाली और अन्य नागरिक समूह में भागीदारी बनाई जाए। तो दोस्तों ये एनसीएफ 2005 का पूरा मैंने आपको संपूर्ण अध्याय कंप्लीट करवा दिया है। तो एनसीएफ 2005 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आप एग्जाम दरबार ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। एग्जाम दरबार ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी कंप्लीट जो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। और वहाँ पर आपके लिए टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लें। कोर्स भी अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो हमारा संपूर्ण कोर्स भी वहाँ पर अवेलेबल है सभी शिक्षक भर्तियों के लिए, तो आप ले सकते हैं, ठीक है। और आप वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।